नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल की और कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखो, आज का पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश केबल आर यूज्ड फॉर 132 केवी लाइन्स। 132 केवी लाइन्स के लिए हम इनमें से कौन सा टाइप ऑफ केबल का यूज करते हैं? हाई टेंशन टाइप केबल को, या सुपर टेंशन टाइप केबल को, या एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल को, या एक्स्ट्रा सुपर टेंशन टाइप केबल को हम यूज करते हैं? तो इसका आंसर होगा 132 केवी लाइन्स के लिए हम एक्स्ट्रा सुपर टेंशन केबल को यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो, जो केबल होता है, पहले जो होता है वो एक होता है लो टेंशन टाइप। जो लो टेंशन टाइप केबल होता है वो मैक्सिमम 1 केवी वोल्ट तक ही उसको यूज करते हैं। 1 केवी मीन्स 1000 वोल्ट, मैक्सिमम 1000 वोल्ट तक ही एलटी टाइप केबल का यूज किया जाता है। और उसके बाद जो हाई टेंशन टाइप केबल होता है उसका लिमिट होता है 11 केवी तक। और जो सुपर टेंशन केबल होता है उसका लिमिट होता है 33 केवी। और जो एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल होता है इसका लिमिट होता है 66 केवी होता है इसका लिमिट। उसके बाद जो एक्स्ट्रा सुपर टेंशन केबल होता है उसका लिमिट कितना होता है? 132 केवी। तो क्वेश्चन में है 132 केवी लाइन्स के लिए हम एक्स्ट्रा सुपर टेंशन केबल का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए शेडेड पोल सिंगल फेज मोटर। शेडेड पोल सिंगल फेज मोटर का जो रिवॉल्विंग फील्ड होता है उसको इनमें से कौन प्रोड्यूस करता है? इंडक्टर रिवॉल्विंग फील्ड प्रोड्यूस करता है, या कैपेसिटर प्रोड्यूस करता है, या रजिस्टर प्रोड्यूस करता है, या शेडिंग कॉइल रिवॉल्विंग फील्ड प्रोड्यूस करता है? तो इसका आंसर होगा, जो शेडेड पोल सिंगल फेज मोटर होता है उसका रिवॉल्विंग फील्ड को हमारा शेडिंग कॉइल प्रोड्यूस करता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। तो देखो कैसे होता है। देखो, मान लो ये हमारा एक शेडेड पोल मोटर का ये रोटर है, उसका ये उसका स्टार्टर है। तो स्टार्टर में एक होता है, ये नॉर्थ पोल है, ये उसका नॉर्थ पोल है। देखो, ये उसका नॉर्थ पोल है और ये उसका साउथ पोल है, ये उसका साउथ पोल है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, एक वाइंडिंग होता है, इसको कहते हैं शेडिंग वाइंडिंग। और इधर भी एक वाइंडिंग होता है जिसको कहते हैं शेडिंग कॉइल या शेडिंग वाइंडिंग कहते हैं। तो ये जो रोटर होता है ये हमेशा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो रोटर होता है ये हमेशा ये अनशेडेड पोर्शन है, ये शेडेड पोर्शन है, क्योंकि ये शेडेड पोर्शन में क्या है ना, वाइंडिंग है। तो ये जो रोटर है ये हमेशा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये रोटर हमेशा अनशेडेड पोर्शन से शेडेड पोर्शन की डायरेक्शन में रोटेट करता है, मीन्स इस डायरेक्शन में रोटेट करता है। और इसीलिए ये जो रोटेटिंग फील्ड प्रोड्यूस होता है ये इसी शेडिंग कॉइल ही प्रोड्यूस करता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जो शेडेड पोल सिंगल फेज मोटर होता है उसका रिवॉल्विंग फील्ड को शेडिंग कॉइल प्रोड्यूस करता है। ये जो होता है ये शेडिंग कॉइल होता है, ये हमारा कॉपर का वाइंडिंग होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो, टर्बो ऑल्टरनेटर्स यूजुअली हैव। देखो, जो टर्बो ऑल्टरनेटर होता है उसमें यूजुअली 12 पोल होता है, या 8 पोल होता है, या 4 पोल होता है, या 2 पोल होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो टर्बो ऑल्टरनेटर होता है उसमें क्या होता है? ऑप्शन नंबर 4 2 पोल होता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जिसमें नंबर ऑफ पोल जितना कम होगा उस ऑल्टरनेटर का स्पीड उतना ज़्यादा होगा। देखो, जो फॉर्मूला है स्पीड का, स्पीड इज इक्वल टू क्या है, 120 इंटू फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई पोल। अगर नंबर ऑफ पोल और स्पीड दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, पोल जितना कम होगा स्पीड उतना ही ज़्यादा होगा। और जो टर्बो ऑल्टरनेटर होता है इसको हम हाई स्पीड के लिए यूज करते हैं। अगर हाई स्पीड चाहिए टर्बो ऑल्टरनेटर में तो हमें पोल का नंबर क्या करना होगा, कम करना होगा। तो इसलिए मिनिमम 2 पोल होता है। तो टर्बो ऑल्टरनेटर में का यूजुअली कितना पोल होता है? 2 पोल होता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। और जो टर्बो ऑल्टरनेटर होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो टर्बो ऑल्टरनेटर होता है वो नॉन साइलेंट पोल टाइप होता है, नॉन साइलेंट पोल टाइप होता है। और इसका जो रोटर होता है उसका एक्सियल लेंथ क्या होता है? एक्सियल लेंथ ज़्यादा रहता है, लेकिन रेडियस कम रहता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द फील्ड ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर इज अंडर एक्साइटेड द पावर फैक्टर विल बी। देखो एक सिंक्रोनस मोटर का फील्ड जब अंडर एक्साइटेड कंडीशन में होता है तब उसका पावर फैक्टर क्या होता है, लीडिंग होता है, लैगिंग होता है, या यूनिटी होता है, या जीरो होता है। तो इसका आंसर होगा जब एक सिंक्रोनस मोटर का फील्ड अंडर एक्साइटेड कंडीशन में होता है तब उसका पावर फैक्टर लैगिंग होता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। और जब उसका फील्ड ओवर एक्साइटेड कंडीशन में होता है तब उसका पावर फैक्टर लीडिंग होता है। और जब नॉर्मल एक्साइटेशन कंडीशन में होता है तब उसका पावर फैक्टर क्या होता है, यूनिटी होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ना, अंडर एक्साइटेड कंडीशन में पावर फैक्टर लैगिंग होता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट वाज इंस्टॉल्ड एट। देखो भारत का सबसे पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ, इनमें से कौन सा है, तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, या कोटा में, या कल्पकम में, या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा जो तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर 1 जो तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है वो इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद कोटा, ये जो तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये है महाराष्ट्र में है, और जो कोटा है ये राजस्थान में है, और जो कल्पकम न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये हमारा तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में और एक है जो जिसका नाम है कुनलकुंडम न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ना, तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो महाराष्ट्र में है वो इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ट्रांसमिशन लाइन द क्रॉस आर्म आर मेड ऑफ। देखो ट्रांसमिशन लाइन का जो क्रॉस आर्म होता है वो कॉपर का होता है, या वुड का होता है, या आरसीसी का होता है, या स्टील का होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका आंसर होगा ट्रांसमिशन लाइन का जो क्रॉस आर्म होता है वो स्टील का होता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। तो देखो मान लो ये हमारा एक इलेक्ट्रिक पोल है, इस पोल में ये एक मेटल होता है, ये मेटल का होता है, और इसके ऊपर क्या होता है ना, इसके ऊपर एक इंसुलेटर होता है। इसी इंसुलेटर से हमारा वायर जाता है। तो देखो ये जो मेटल होता है ये होता है हमारा क्रॉस आर्म, ये जो मेटल होता है ये हमारा क्रॉस आर्म है, इसके ऊपर कंडक्टर या इलेक्ट्रिक वायर होता है। तो ये जो क्रॉस आर्म है ये कौन सा मटेरियल का बना हुआ होता है, ये क्रॉस आर्म हमारा स्टील का होता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन द लोड्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम आर जनरली। देखो डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम में जो लोड होता है वो नॉर्मली बैलेंस लोड होता है, या अनबैलेंस लोड होता है, या आइदर बैलेंस और अनबैलेंस होता है, या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है उसका लोड हमारा जनरली अनबैलेंस्ड ही होता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। और बैलेंस्ड कहाँ पर होता है, देखो जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन होता है, ट्रांसमिशन लाइन और जनरेशन लाइन में हमारा बैलेंस्ड लोड होता है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वहाँ पर अनबैलेंस्ड होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है अनबैलेंस्ड में कंज्यूमर लोड को सिंगल फेज 3 फेज का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश हैज जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इनमें से किसका कौन जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, एल्युमिनियम का, या कार्बन का, या पोर्सिलिन का, या मैंगानीन का। तो इसका आंसर होगा जो मैंगानीन होता है हाईली रेजिस्टिव मटेरियल मैंगानीन, ये होता है हमारा जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि अगर हम मैंगानीन को हीट करेंगे, हीट इंक्रीज करेंगे, मैंगानीन को हीट करेंगे, तो फिर भी उसका क्या होगा ना, रेजिस्टेंस का ज़्यादा चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर हम एल्युमिनियम को हीट करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस का हीट जितना एल्युमिनियम में हीट जितना इंक्रीज करेंगे उसका रेजिस्टेंस भी उतना इंक्रीज होगा। और अगर कार्बन को हम इसीलिए अगर जो एल्युमिनियम होता है उसमें अगर हम हीट इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है, इसीलिए एल्युमिनियम को हम पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। लेकिन जो कार्बन होता है उसको अगर हम हीट इंक्रीज करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो इसीलिए कार्बन को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस।
लेकिन जो मैंगानीज होता है उसमें हीट इंक्रीज करने से भी उसका रेजिस्टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, इफ एस इज द स्लिप एंड एफ इज द सप्लाई फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर करंट इज गिवन बाय। देखो स्लिप कितना है, एस है, और फ्रीक्वेंसी कितना है, एफ है, तो रोटर करंट का फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या होगा, एस इंटू एफ होगा, या एस डिवाइड बाई एफ होगा, या एफ बाई एस होगा, या एफ एस बाई 2 होगा। तो इसका आंसर होगा रोटर करंट का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, स्लिप इंटू फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। तो देखो ये स्लिप क्या होता है, मान लो ये रोटर है और ये स्टार्टर है। जो स्टार्टर होता है, स्टार्टर तो रोटेट नहीं करता है, लेकिन उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो रोटेट करता है, और उसका स्पीड को हम क्या कहते हैं, स्टार्टर स्पीड NS कहते हैं। और जो रोटर होता है उसका स्पीड को क्या कहते हैं, NR या रोटर स्पीड कहते हैं। तो स्टार्टर का स्पीड NS माइनस जो रोटर का स्पीड होता है NR, NS माइनस NR ये होता है स्लिप। और ये जो स्लिप और इसका जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी, दोनों को स्लिप इंटू फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करने से क्या होता है ना, जो रोटर होता है इसमें जो रोटर का जो करंट होता है उसका हमें फ्रीक्वेंसी मालूम होता है। ऑप्शन नंबर आई इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मर्क्यूरी इज एन इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट मटेरियल इज डैश। देखो मर्क्यूरी इज एन इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट मटेरियल इज एन, देखो जो मर्क्यूरी होता है वो एक लिक्विड होता है, या एक मेटल होता है, या एक लिक्विड मेटल लिक्विड होता है, या एक गैस होता है। तो इसका आंसर होगा जो मर्क्यूरी होता है वो एक मेटल लिक्विड होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। तो देखो नॉर्मली जो हमारा मेटल होता है सभी क्या होता है ना, सभी के सभी ऑल आर क्या होता है, सॉलिड कंडीशन में रहते हैं, सॉलिड कंडीशन में रहते हैं। सिर्फ एक ही मेटल जो मर्क्यूरी होता है वो हमारा लिक्विड कंडीशन में रहता है। तो इसीलिए मर्क्यूरी को हम क्या कहते हैं, मेटल लिक्विड या लिक्विड मेटल भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।